नमस्कार मित्रों, आप जुड़े हो आपके अपने चैनल जैसलमेर की आवाज़ के साथ। दोस्तों, बात करते हैं आज बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा सीट के, जिस सीट को हॉट बनाया उस युवा के बारे में, उस युवक के बारे में। क्यों हुआ उन युवक का नाम, उसने कहाँ कहाँ से शुरुआत की, वो सारी बातें जो आप जानना चाहते हो एक एक करके दोस्तों बताएंगे। जो रविंद्र सिंह भाटी के आज तक जो कार्य चल रही है उन सभी की। दोस्तों, बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जिसे कहा जाता था खारे पानी का समुंदर, और यहाँ पर किसी आप आज से 50 साल पीछे जाएं, 40 साल पीछे जाएं, 35 साल पीछे जाएं, तो एक बॉर्डर के सटे एरिए में पश्चिमी राजस्थान में कहा जाता था कि खारे पानी का समुंदर है। और यहाँ पर रेत के रेतीले रेगिस्तान के अंदर उन्हीं को भेजा जाता था जिन्हें पनिशमेंट दी जाती थी। और ऐसा लोग कहते थे, सुनने को मिलता था और देखता था कि यहाँ पर कौन आएगा इस रेतीले रेगिस्तान में। दोस्तों, आज यहाँ का नेशनल जो चैनल है, बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो यहाँ का रुख कर रहे हैं। उनको रुख करने पर लोगों ने कई बार उन्हें रुख किया, लेकिन आज पूरे देश में चुनाव है और पूरे जो चुनाव है वो 7 चरणों में होने वाले हैं। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। इन सबको छोड़कर नेशनल मीडिया है, उसका जो लगाव है वो बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा सीट के ऊपर है। ये फोकस कैसे उनका जो है वो क्रेज़ बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है। एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस, पिछली बार कांग्रेस ज़्यादा जीती, लेकिन बीजेपी ने लगभग जो 2 बार लगातार जीतकर यहाँ पर एक अच्छा रोमांच बना लिया। और यहाँ से लगातार 3 बार सीट जो गई है, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की गई हो, लेकिन लगातार बायतू से गई है। और बायतू वालों ने ये सिस्टम समझ लिया कि ये रवाज है हमारा, बन गया है। जो बायतू विधानसभा से हारता है वो सीधा दिल्ली जाता है, हम उसे दिल्ली भेजते हैं। ये पिछले कुछ दिनों में आपको लोगों के दौरान, कुछ कांग्रेस के नेताओं के दौरान सुनने को भी आपको मिलेगा, क्योंकि ऐसा हुआ भी। क्योंकि कर्नल सोनाराम कांग्रेस से चुनाव हारते हैं और वो विधानसभा का चुनाव हारते हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और वो चुनाव जीतते हैं। उनके सामने हरीश चौधरी और स्वर्गीय जसवंत सिंह जी होते हैं और जसवंत सिंह जी को ये 83,000 के आसपास की शिकस्त देकर कर्नल सोनाराम जीत जाते हैं। हालांकि बाद में उनका बयान आता है कि मुझे बीजेपी में कल परसों के एक दूध में से मक्खी को निकालते हैं वैसे निकालकर मुझे फेंक दिया गया। वो बात की बात है। उसके बाद जब दोबारा चुनाव की बात आती है, तब कैलाश चौधरी को हरीश चौधरी से हारना पड़ता है और उमेदराम बेनीवाल आरएलबी नई पार्टी बनती है। और आरएलबी के अंदर उमेदराम सेकंड नंबर पर रहते हैं और हरीश चौधरी कांग्रेस से फर्स्ट होकर जीत जाते हैं। लेकिन वोटों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन कुछ हज़ार वोटों से हरीश चौधरी विजयी घोषित किए जाते हैं और कैलाश चौधरी हार जाते हैं। उस समय कर्नल सोनाराम जो थे वो एमपी थे, और लेकिन वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं बाड़मेर मेवाराम जैन के सामने। मेवाराम जैन उस समय एक बहुत बड़ी जीत जो है वो जीत लेते हैं, बड़ी जीत वो जो दाखिल करते हैं और 1 लाख प्लस वोट लेकर, और कर्नल सोनाराम को 60 से 65,000 मत ही मिल पाते हैं। एक एमपी इतने एक विधानसभा जो क्षेत्र के अंदर बाड़मेर जो सीट से हार जाता है, उनका क्रेज़ होता है, उनका मनोबल होता है, वो गिर जाता है। और यहाँ से कांग्रेस की जो है वो सत्ता में राज्य में वापसी होती है और बीजेपी हार जाती है। 165 सीटें लाने वाली बीजेपी यहाँ से हार जाती है। उसके बाद बात आती है 2023 की, और 2023 से पहले कोरोना आता है और कोरोना से पहले रविंद्र सिंह भाटी एबीवीपी से चुनाव की मांग करते हैं, कॉलेज में चुनाव जो जयनारायण विश्वविद्यालय है वहाँ से, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलती है। और उसके साथ साथ वो टिकट किसी अन्य व्यक्ति को दी जाती है। उसके बाद में वो वहाँ से निर्दलीय ताल ठोकने की कोशिश करते हैं और वो सोशल मीडिया का भरपूर प्रयोग करते हैं। लेकिन उनका उस समय का एक डायलॉग फेमस होता है
उस समय सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चलता है कि हम राजपूत हैं, किसी पार्टी के मोहताज नहीं, हम जीतेंगे और छाती ठोक कर जीतेंगे। लेकिन देखो फिर भाटी की किस्मत कहें, चाहे लोगों का साथ या फिर भाटी का अंदाज ही लोगों को भा गया। भाटी वहाँ से ताल ठोकते हैं और निर्दलीय जो है वो वहाँ से जीते हैं। जयनारायण विश्वविद्यालय से वो चुनाव लड़ते हैं और वो जोधपुर विश्वविद्यालय से वहाँ से वो जीतते भी हैं। उसके बाद में जब कोरोना ऊपर आता है और 1 साल का कार्यकाल 2 साल में बदल जाता है, 2 से 3 साल में, लेकिन उसके बाद में उसके दौरान लोगों की फ़ीसों की बात उठती है कि भाई आपकी कॉलेज अटेंड नहीं की, फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। उसके दौरान वो प्रिंसिपल को खरी खोटी भी सुनाते हैं और उन अपने साथियों के, अपने छात्र भाइयों के लिए विधानसभा का घेराव तक करते हैं, पुलिस की लाठियां भी खाते हैं। वो सारी आवाज़ उठाते हैं लोगों की पेंशन के लिए, बुजुर्ग कर्मचारियों के लिए। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। उसके बाद में दोबारा कॉलेज का चुनाव होता है। उनका एक मित्र वो भी टिकट की मांग करता है, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दी जाती है। उसके बाद में वो पुनः उनके मित्र को वहाँ से चुनाव लड़वाते हैं और उनके सामने उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके बेटे वैभव गहलोत, जो सोशल मीडिया पर खबरें चली उसके मुताबिक वो भी उस लड़ाई में कूद पड़ते हैं, प्रचार में कूद पड़ते हैं, लेकिन उन्हें भी हार का वो भी अपना प्रत्याशी बचा नहीं पाते। लेकिन वहाँ से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कॉलेज से निराशा हाथ लगती है। रविंद्र सिंह भाटी एक बार फिर अपना जो मित्र होता है उसे जीता कर वहाँ से ले जाते हैं, वो भी भारी मतों के साथ कॉलेज चुनाव में। लेकिन यहाँ से रविंद्र सिंह भाटी का क्रेज़ और बढ़ता है। लोग उनकी तुलना कई नेताओं से करने लगते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे वो अपने गांव का रुख रखते हैं और लोग उसमें कहने लगते हैं कि भाटी शिव से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आगे चलकर दोस्तों ये बात धीरे धीरे सत्य साबित होने लगती है और रविंद्र सिंह भाटी चुनाव से पहले अपने शिव विधानसभा क्षेत्र का दौरा करते हैं। वो दौरा इतना लंबा करते हैं, उन गाँव उन ढाणी तक पहुँचते हैं जहाँ तक 50 साल के आसपास राज्य जो केंद्र और राज्य में सरकार करने वाली कांग्रेस की सरकार के लोग, मंत्री और विधायक नहीं पहुँचे और 15 साल के आसपास केंद्र और राज्य 15 साल के आसपास केंद्र में राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी, केंद्र 15 साल से अधिक राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता और नेता नहीं पहुँचे। उन गाँव उन ढाणी तक रविंद्र सिंह पहुँचते हैं, क्योंकि उनके पहुंचने का एक अंदाज़ ही अलग होता है, उनकी अपनायत अलग होती है। वो मारवाड़ी में बात करते हैं और मारवाड़ी भाषा मन को भा जाती है, मीठी और मधुर। इस भाषा के भाटी हर एक व्यक्ति, युवक, बुजुर्ग और बच्चे से मिलते हैं और काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद सबको आस दिलाते हैं, दिलासा दिलाते हैं, भरोसे में लेते हैं कि अगर मैं यहाँ से चुनाव लड़ा तो सिंह खारा जो जिला अध्यक्ष होते हैं वो दावेदारी करते हैं और रविंद्र सिंह भाटी भी दावेदारी करते हैं। उसके बाद में टिकट आखिर नाम पर जो मोहर लगती है वो स्वरूप सिंह खारा के नाम पर मोहर लगती है। इस पर यहाँ पर अनबन हो जाती है और यहाँ पर जो है वो रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय ताल ठोकते हैं। वहाँ से जालम सिंह रावलौत भी अलग हो जाते हैं, बीजेपी को छोड़ देते हैं और वो आरएलपी में शामिल हो जाते हैं और वहाँ से टिकट लेके आते हैं। और यहाँ से जहाँ से फतेह खान का नाम फर्स्ट में चल रहा था, फतेह खान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष काफ़ी सालों से रह चुके थे, उनका नाम चल रहा था और लेकिन टिकट पाने में अमीन खान कामयाब हो जाते हैं। अमीन खान टिकट लेके आते हैं, फतेह खान भी चुनाव मैदान में उतरते हैं। वहाँ से स्वरूप सिंह खारा होते हैं बीजेपी के, आरएलपी यानी के हनुमान बेनीवाल की पार्टी जो रोलपा उसमें जालम सिंह रावलौत आते हैं और रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय ताल ठोकते हैं। लेकिन समय के साथ सारी जो है वो गणित बैठती है और समय युवा का क्रेज़ों के चलते फतेह खान को कुछ मतों से हार का सामना करना पड़ता है। मैच 3500 से 3900 मतों से लेकिन फतेह खान की हार हो जाती है। रविंद्र सिंह भाटी जीत जाते हैं। वो कांग्रेस और
के जो अमीन खान और एक निर्दलीय प्रत्याशी फतेह खान और स्वरूप सिंह खारा की जमानत तक जब्त हो जाती है, स्वरूप सिंह और जालम सिंह की। तो यहाँ से ये कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद में कुछ ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि अभी वापस बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन बीजेपी की बातें 3 महीने आते आते यहाँ तक समाप्त हो जाती है। फिर एक मुद्दा उठता है कि जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे होते हैं वैसे वो फिर से एक यात्रा शुरू कर देते हैं, देव दर्शन यात्रा करके। रविंद्र सिंह भाटी देव दर्शन यात्रा के दौरान काफ़ी जगहों पर जाते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, चोटन, सेड़वा, यानी कि जो विधानसभाएं होती हैं उन सभी में जाते हैं, लेकिन 3 जिलों का वो रुख रखते हैं। इसके बीच में भारतीय जनता पार्टी उससे पहले ही अपना उम्मीदवार कैंडिडेट घोषित कर चुकी थी, कैलाश चौधरी को, लेकिन उसके बीच में खबरें चलती है कि आरएलपी गठबंधन कर सकती है कांग्रेस के साथ में, लेकिन आरएलपी का गठबंधन होने से पहले हनुमान बेनीवाल के भरोसेमंद उम्मीदवार उमेदाराम बेनीवाल, जो पिछली 10 सालों से हरीश चौधरी को नाखून चने चबा चुके थे, और आपस में उमेदाराम जहां पर कांग्रेस को खरी खोटी सुना रहे थे वो एक हो जाते हैं, हाथ के साथ में हाथ मिला देते हैं, बोतल को छोड़ देते हैं, आ जाते हैं हरीश चौधरी के साथ और हेमाराम चौधरी के साथ बायतू से। यहाँ से ये सवाल उठता है कि जो बायतू विधानसभा से हारता है वो जो लोकसभा का चुनाव लड़ता है और जीतता भी है। और इस पर रविंद्र सिंह भाटी भी देव दर्शन यात्रा पर निकले हुए होते हैं। वो जगह जगह जाते हैं, युवक उनको काफ़ी युवा पसंद करते हैं, बुजुर्ग महिलाएं काफ़ी भारी संख्या में उनके समर्थक आते हैं, जहाँ पर भी वो जाते हैं बोलते हैं। और इसमें जो उम्मीदवार होते हैं वो एक मूल ओबीसी के सांगा राम जहांगीर, वो पूर्व डीजीपी होते हैं, वो भी अपनी दावेदारी पेश करते हैं। अन्य 1-2 राजपूत उम्मीदवार भी होते हैं, वो भी अपनी उम्मीदवारी पेश करते हैं, लेकिन कैलाश चौधरी टिकट लाने में सफल हो जाते हैं। उसके बाद में लोगों के बीच में जो मूल ओबीसी थी उनका भी क्रेज़ बीजेपी से धीरे धीरे यहाँ से हटना शुरू होता है। लेकिन अभी तो समय है, लेकिन जो उस समय से कुछ दिनों के बाद कैलाश चौधरी टिकट लाने के बाद सांगाराम जहांगीर वो बिल्कुल एक्टिव नहीं दिखते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे होते होते एक जो है वो एक हैंडपंप का एक नोटिस, एक जो वो वायरल होता है पेपर, उसमें यांशू के विधायक रविंद्र सिंह के नाम 2 हैंडपंप स्वीकृत, और जो चुनाव लड़े थे स्वरूप सिंह खारा उनके नाम पर 20, और अन्य लोग जो भी विधानसभाओं से जो चुनाव लड़े थे उनके भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि यहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी को नीचा दिखाने के लिए ये लिस्ट जाहिर की थी, लेकिन हम लोग इसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन जो चीज़ें सामने आती हैं उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी का क्रेज़ युवा में और बढ़ता है, और भाटी भी ताल ठोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फिर उन्हें बुलाया जाता है राजस्थान के सीएम, हाल के बीजेपी के नेता भजन लाल शर्मा जो राजस्थान के सीएम हैं, उनके दौरान मुलाकात होती है। वो वहाँ पर कुछ ना मांगते हुए अपने लिए 3 मुद्दे रखते हैं बाड़मेर जैसलमेर के लिए। वो मुद्दे होते हैं जैसलमेर को ओरण, बाड़मेर और जैसलमेर में चल रही डीएनपी का समाधान, उनके रह रहे लोगों के लिए समाधान, रोड, लाइट, स्कूल और पानी का मसला वो उठाते हैं, और जो भी उनकी ज़मीन है उनमें ट्यूबवेल वगैरह के लिए वो सारे मसले उठाते हैं। और स्थानीय जो लोग हैं बाड़मेर जैसलमेर के, उनको रिफाइनरी से लेकर यहाँ पर जो कंपनियाँ सुज़लोन वगैरह, अडानी अंबानी जो चल रही हैं, चाहे वो बंडर सीमेंट की लगने वाली हैं, उनके लिए, उनमें जो युवाओं के लिए रोज़गार की बात उठाते हैं। ये बात यहाँ पर नहीं बनती है, रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय ताल ठोकते हैं। तो यहाँ पर बात दोस्तों और बिगड़ जाती है। बात बिगड़ती यूँ है कि कांग्रेस की एक सभा के अंदर हेमाराम चौधरी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, गुड़ा मालानी से कई बार चुनाव लड़े, और वो एक बयान दे देते हैं, शिव में लक्कड़ फाट गए, और ऊपराम धनदेव खिजोड़ा ऊँट करके बोल देते हैं। वो नाम तो नहीं लेते, लेकिन वो बिना मुआरी का ऊँट, खिजोड़ा ऊँट, उनको पकड़े कैसे, ये 2 हैंडपंप लेके आए, ये क्या तारे तोड़ेंगे,
हम पार्टी वाले भी तारा तोड़ नहीं सके। यहाँ से हेमाराम चौधरी को इस बयान और एक और बयान आता है, वो सेठ लोगों पर, बनिए लोगों पर टिप्पणी करते हैं। वो टिप्पणी मैं आपको नहीं बता सकता दोस्तों, लेकिन इतने बड़े नेता से ऐसी उम्मीद नहीं होती है। बाद में वो माफ़ी भी मांग लेते हैं, उसके बाद में सारी बातें भूल जाते हैं। उसके बाद में हरीश चौधरी, वो आरएलबी के नामाकरण रैली होती है। उसके बाद में उसमें जैसे ही वहाँ पर जो हरीश चौधरी की बात बन जाती है और उमेदाराम बेनीवाल को जैसे नामाकरण के अगले दिन शिव में एक सभा होती है, वहाँ पर फतेह खान भी उनको विज़न वगैरह पूछते हैं। ये वहाँ से आते हैं, आरएसएस के हैं, एबीवीपी के हैं, संघ के हैं, कुछ उन पर भी वो जो फतेह खान है वो भी अपने वाणी से तीर छोड़ते हैं, कमान से, और दूसरे ही दिन उन सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। लेकिन अमीन खान का उस दिन एक बहुत बड़ा रोमांच होता है, ट्वीट आता है कि मैं धार्मिक यात्रा पर निकल चुका हूँ। इससे साफ मतलब जाहिर होता है कि इसमें से कांग्रेस में फूट तो है ही। तब तक उसके अगले दिन कांग्रेस नामांकन भरती है और रविंदर सिंह भाटी की अब तक का जो क्रेज़ होता है उससे वहाँ पर लोग आते हैं और लोग उमेदाराम बेनीवाल की काफ़ी सारी भीड़ भी देखते हैं। वहाँ पर कांग्रेस का पूरा कैबिनेट आता है दोस्तों, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य कई नेता, स्थानीय नेताओं को छोड़कर बड़े कद्दावर नेता आते हैं। और वहाँ पर जो यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान की परंपरा है अजरक, उसे कंधे में जो पहनाई जाती है, जो स्वागत के लिए उन्हें पहनाई गई थी, और वो वहाँ पर एक डांस करते हैं और उसमें रूपाराम धंधे भी शामिल होते हैं, उमेदाराम बेनीवाल भी होते हैं। लेकिन वो वहाँ पर एक डांस करते हैं और अजरक को ऐसे हाथ में घुमाते हैं, हाथ में लेकर वो डांस की अंगड़ाई लेकर वहाँ से तो रुखसत हो जाते हैं। उसी दिन कई सवाल रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय, जिन्हें 3 माह ही हुए थे मैच विधानसभा में जीते हुए, और पहली बार एक युवक पर सभी उंगलियां उठा कर सवाल पूछते हैं कि आपने क्या किया, आप कहाँ थे, कोरोना में कहाँ थे, आपने क्या किया, 2 हैंडपंप लाए। लेकिन उसके लोगों को ऐसा लगता है कि उमेदाराम बेनीवाल भारी पड़ जाएंगे, रविंदर सिंह भाटी का रंग फीका लगने लगता है। लेकिन रविंदर सिंह भाटी उसी शाम ही बाड़मेर में ही होते हैं और बाड़मेर की पूरी जनता को चावल बांटते हुए कि ये कहते हैं कि मुझे आपको आशीर्वाद देने कल आना है, मैं आप सबका बेटा हूँ, 36 कौम का बेटा हूँ। इतने में रविंदर सिंह भाटी की दूसरे दिन सभा होती है। रात को टेंट लग रहे होते हैं जो स्टेडियम के अंदर। प्रशासन उसके अगले दिन बैठक करता है कि पार्किंग को व्यवस्था कहाँ पे की जाए। आखिरकार वहाँ पर रात को 1 बजे रविंदर सिंह पहुँचते हैं स्टेडियम के अंदर और कहते हैं ये टेंट कुछ नहीं है, इस टेंट को दुगना किया जाए, क्योंकि जो संख्या आने वाली है तो वो इनसे कहीं दुगनी होगी, जो कांग्रेस की रैली में शामिल हुए थे इससे कहीं ज़्यादा होगी। जी हाँ दोस्तों, दूसरे दिन ऐसा ही होता है और हम लोग सारे वहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि जो भी वीडियो बनाने वाले होते हैं वो यूट्यूबर, पत्रकार, वो सारे वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते ही वहाँ का जो चार चौबंद देखते हैं, जनता की आंखें देखते हैं, कुछ लोगों से वार्ता भी करते हैं। यूट्यूबर और पत्रकार और जनता का रुख नाम होता है हमने कांग्रेस को अपनाया, बीजेपी को भी हम लोगों ने अपनाया, अब हमारे मन को केवल भाटी ही भाया। इतना भाटी का क्रेज़ देखकर सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। जो अभी तक नेशनल मीडिया इनसे दूरी बनाई हुई थी वो ही इनके करीब आ जाती है, क्योंकि भाटी के मंच से भाषण देने के समय एक आशु सिंह तेजमालता करके वो भाषण देते हैं। वो अपने भाषण में कहते हैं कि अमित शाह ने, मैं भी बीजेपी का हूँ, लेकिन अमित शाह यहाँ पर जो जोधपुर आए थे उन्होंने नेताओं को फटकार लगाई, आपने ये क्या कर दिया, जो हमारे कार्यकर्ता, जो जनता है वो हमसे दूर क्यों हो गई और हमारा उम्मीदवार कैसे हार रहा है। जब वो रविंदर सिंह भाटी का सुनते हैं तो वो भी चाणक्य बीजेपी के भी चौंक जाते हैं। हक्के बक्के रहने के बाद यहाँ के नेता आशु सिंह का ऐसा कहना था कि मुंह लटका कर वापस आ जाते हैं। लेकिन जब भाटी का क्रेज़ देखकर अच्छे नेता और अच्छे कार्यकर्ता भी भाटी के साथ हो लेते हैं। इसके बाद में जब वो रैली निकली
रेलवे स्टेशन से लेकर कलेक्ट्रेट तक की जब सब सिटी वासियों की और दोनों पार्टियों के कान भी खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जब भाटी का इतना क्रेज़ देखने के बाद लोगों ने जब बातें की तो लोगों ने बताया कि हमें यहाँ का विकास चाहिए, हमें कैलाश चौधरी नहीं, हमें मोदी से हमें बैर नहीं और स्थानीय नेताओं की खैर नहीं। जहाँ पर वहाँ पर वो सभा के अंदर चुन चुन कर उन नेताओं को निशाना बनाते हैं जिन लोगों ने सवाल पूछे थे। 26 साल के एक युवक को आड़े हाथों लिया था, लेकिन वो सभी को आड़े हाथों एक एक करके अपनी मधुर और मीठी आवाज़ की मारवाड़ी भाषा में लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं कोरोना में था, हॉस्पिटल में सिलेंडर के लिए दौड़ रहा था, वो रविंदर था जो कोरोना के अंदर जो कॉलेज के छात्रों की फ़ीस की जो राशि को ना देने और राशि माफ़ करवाने में जो विधानसभा का घेराव कर रहा था वो रविंदर था। पुलिस की लाठियां खा रहा था वो रविंदर था। एक एक करके सबको वो निशाने पर लेते हैं। बल्कि वो हरीश चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं और वो यहाँ के कद्दावर नेता अपने आप को यहाँ पे हैं और वो यहाँ पर उनका नाम लिए बिना कहते हैं कि आपने क्या किया, तो बोलते हमने रिफाइनरी ना, यहाँ पे हमने हॉस्पिटल बनवाई, आपने एक कंटेनर से दूसरों की ज़मीन पर हड़पना, बिना नाम लिए उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। अपने ज़मीनों को जो गरीब की ज़मीन है उसे हड़पने की कोशिशें की। उसके बाद में नेताओं के ये दोस्तों जुमले तो चलते रहते हैं और उसके बाद में वो कहते हैं कि कांग्रेस का हमने सोचा था एक दिग्गज नेता, एक बड़ा नेता आया है, युवाओं को एक संदेश देगा, रोज़गार का एक अवसर देगा, बल्कि वो कंधे पे रखने वाली अजरक को घुमाता है और मोरिये का जो मोर राजस्थान का राष्ट्रीय पंछी है उसकी तरह वो नाच के चले गए। जिस अजरक का वो सम्मान नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद में वहाँ की जो लोग होते हैं वो रविंदर सिंह भाटी को जो सुनने आए थे वो आसानी के साथ सुनते रहते हैं। वो कहते हैं कि मदन प्रजापत को क्यों प्रेस वार्ता करनी पड़ी, पत्रकारों को बुलाकर प्रेस काउंसिल करनी पड़ी कि हमारे काम में अड़चन बढ़ने हैं। और आपने बिना नाम लिए वो कहते हैं कि आपने जैसलमेर में झगड़ा पैदा कर दिया, आपने शू में एक और ही जो ताज तरीन खेल दी, आपने शू में एक और ही रंग दिखा दिया और आपने शिवाना में ये कुछ कहीं का नहीं छोड़ा कांग्रेस को। और आपने आज जिन्हें साथ में लेकर बीज बना कर लेके आए हैं, आपने 5 साल तक उनके साथ में क्या किया ये सब जनता जानती है। और आपने एक बुज़ुर्ग नेता को बार बार लेटर पैड पर इस्तीफ़ा लिखने के लिए मजबूर कर दिया है, ये भी जनता जानती है। और मगर रविंदर सिंह भाटी ये भी कहते हैं कि जो यहाँ के एक रिफाइनरी है, और क्योंकि हरीश चौधरी ने उससे अगले दिन ये कहा था कि ये पैसा जो आ रहा है, फंडिंग हो रही है रविंदर सिंह भाटी के लिए, ये जो कोचिंग संस्थान है वहाँ से हो रही है, वो उस पर निशाना उसका जवाब देते हुए कहते हैं जब यहाँ पे रिफाइनरी लगी तब तक सेठ लोगों को परेशान किया गया और छोटा राजन को यहाँ बिठाया गया। छोटा राजन कौन है, और ये भी कहते हैं कि उनके बारे में पता करवाना आप। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर उसके बाद में होता क्या है, उसके बाद में वो एक एक करके सबके जवाब देते हैं। मेरा विज़न है, मेरा रीजन ये है कि मैं अल्पसंख्यक भाइयों को, आपने गफूर साहब को जिन्हें आपने अध्यक्ष, कार्यकारिणी अध्यक्ष जो आर्जी तौर बनाया है, अगर उन्हें इतने आपको प्यारे थे वो, तो आप उन्हें यहाँ से प्रमुख बनाते, चुनाव लड़ाते और यहाँ पर जिताते। और आपने अपना आदमी बिठा दिया और उन्हें आप आर्जी तौर पर बना दिया और बाद में हटा देंगे। लेकिन जब वो कहते हैं कि और भी आगे, यहाँ तक भी नहीं, वो आगे भी कहते हैं कि आपकी जब बात आती है तब आप कहते हो कि जाजम के नीचे रख देते हैं और अपना की बात करते हैं और बाद में इसको देखेंगे। अपना जब बात आए तो जाजम के नीचे और दूसरों के घरों को आप यूं ही आग लगाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन एक एक करके सब सवालों के जवाब देते हैं और निशाने पर सबको लेते हैं। रविंदर सिंह भाटी का क्रेज़ है युवाओं में, बुज़ुर्गों में और नौजवानों में और महिलाओं में, और ये सब इसलिए स्टूडेंट में इसलिए हैं कि वो पढ़ाई की बात एक साथ
क्योंकि अल्पसंख्यक हैं जो वो ये चाहते हैं कि हमारे नेताओं को तो कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन हम आज रविंद्र सिंह भाटी के साथ लेकर इनका बदला क्यों नहीं लें। मूल ओबीसी ये सोचती होगी कि अगर उनके कैंडिडेट उन पर किसी पार्टी ने विश्वास ही नहीं किया तो हम क्यों इनका साथ दें भाई। राजपूत समाज को बीजेपी और कांग्रेस दोनों धकेलती जा रही है, तो वो राजपूत समाज के बंदे हैं, तो आज क्यों ना उनको आजमाएं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर आप सभी को एक बात ज़रूर कहूँगा कि बीजेपी कांग्रेस को राजपूतों में वोट एक कद्दावर नेता मिले या ना मिले, लेकिन ये एक 36 कौम को ऐसा नेता मिला है, लोगों का कहना है कि ऐसा नेता मिला है जिसकी कोई मुकाबला नहीं है, कोई होड़ नहीं है। एक लंबी सोच रखने वाला, एक लोगों का एक फ़ोन पे काम करने वाला, इस नेताओं के बीच में जो वहाँ पे लोगों का क्रेज़ देखकर ऐसा लगा कि रविंद्र सिंह भाटी जब गेट के अंदर आए तो लोगों ने उनको एक कंधे से दूसरे कंधे पर पास करते हुए मंच तक पहुँचाया। ये जोश देखकर अच्छे भी हैरान रह गए, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी में अल्पसंख्यकों को आस है, मूल ओबीसी को आस है, राजपूत को भी आस है, बिश्नोई और अन्य समाजों को भी आस है, SC/ST को भी आस है, क्योंकि और रविंद्र सिंह भाटी ने यहाँ तक कह डाला कि आप पंचायती तो आप अपने पास ही रखेंगे, लेकिन बाकी लोगों को नेता और जो राजनीति करना है आपसे सीखे। दोस्तों, एक एक करके सबको हिसाब देने वाले रविंद्र सिंह भाटी आज सोशल मीडिया को तो छोड़ो, नेशनल मीडिया भी उनका एक जो झलक पाने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए उनके आगे पीछे घूम रहा है। जय हिंद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो में हमारे दौरान कोई गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और एक बार और रविंद्र सिंह भाटी के मित्र के नाम पर एक ID बनती है और वहाँ पर एक समुदाय को, जो SC/ST समुदाय, मेघवाल समुदाय को एक धमकी दी जाती है, लेकिन उसके बाद में मेघवाल समाज एक पेपर रिलीज़ करते हैं, पर्चा रिलीज़ करते हैं और कहते हैं हम जाट समाज को वोट नहीं देंगे। ये भी आज की एक बड़ी खबर सुर्खी बन रही है। लोगों का कहना ऐसा है, सोशल मीडिया पर ऐसी भी खबरें चल रही है कि कैलाश चौधरी का आज जो दौरा था वो चौटन का था और वहाँ पर कैलाश चौधरी की भी रैली में रविंद्र सिंह भाटी के नारे भी लग रहे हैं। दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।